हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इको का चैप्टर नंबर 10। दिस इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये क्या है? एनवायरनमेंट तो आप जानते हैं, आपका जो भी आप जहाँ जीते हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं, वो सब एनवायरनमेंट ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट तो आप करें, लेकिन अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए इतना सामान छोड़ के जाएं कि उनके भी काम आए। ये नहीं है कि सारा आप ही खत्म कर दें। तो डेवलपमेंट तो आप करें, लेकिन अपने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को इतना कंजम्पशन नहीं करें, उनको इतना ओवर एग्जॉस्टिव ना करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सामान बचे ही ना। जैसे पेट्रोल का कंजम्पशन अभी हम कर रहे हैं, इस लेवल पे कर रहे हैं कि हो सकता है हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास पेट्रोल बचेगा ही नहीं। सही है। तो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। पूरे प्लेनेट पे जो चीजें हमको मिली हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं, वो सब आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विद सराउंड अस। जो भी हमारे पास हवा, पानी, सूरज, ये सब है। इट इंक्लूड ऑल द बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ईच अदर। बायोटिक एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे बर्ड, एनिमल्स एंड प्लांट, फॉरेस्ट, फिशरीज, जो कि बाय नेचर है जिंदा चीजें हैं। एबॉटिक जो है वो है एयर, वाटर, लैंड, ये सब। तो जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक इनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट भी बनाया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। ये एक्ट बना था। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या? एनवायरनमेंट हमें क्या देता है, क्या काम है? प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। भाई आप जो भी चीज पैदा करते हो, कपड़ा कहाँ से आता है? कॉटन कहाँ से आती है? बाय नेचर। तो वो एनवायरनमेंट हमें देता है। एयर, वो हमें एनवायरनमेंट देता है। प्रोडक्शन की जितनी भी चीजें हैं, सभी जो चीजें या तो उगती हैं, और या फिर हम मछली खाते हैं तो फिशेस, वो भी कहाँ से? एनवायरनमेंट हमें देता है। पेड़ हमें फल देते हैं। ये सब चीजें जो हैं वो सब क्या हैं? वो एनवायरनमेंट में आती हैं। एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। जो ये जो वेस्ट वगैरह है, उसको पूरा एनवायरनमेंट जो खत्म होता है, जैसे हम फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन करते हैं, वो सारा का सारा जो एनवायरनमेंट में जाता है और एनवायरनमेंट उसको एग्जॉस्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्टेज विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ही तो उसे लेता है। एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। सम बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जैसे सन, सॉइल, वाटर, एयर आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दीज एसेंशियल। वही तो हमें एनवायरमेंट ही तो प्रोवाइड करा रहा है ये सब चीजें। इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। सही है। और एनवायरनमेंट हमको व्यू देता है, जो नेचर ब्यूटी अपन कहते हैं। कश्मीर हम जाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर सीनरीज हम देखते हैं। हम ऊट कमाउंट जाते हैं, या फिर हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, केरल जाते हैं। वो सब क्या? वो एनवायरनमेंट ही तो हमें दे रहा है। तो जो लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर बॉडीज है, रेनफॉल है, एयर एटमॉस्फेयर है, पब्लिक इन्हीं सिनेटिक ब्यूटी को एंजॉय करती है, जैसे हिल स्टेशन पे। सच एलिमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। सही है। तो एनवायरनमेंट बहुत सारी चीजें आपको देता है। कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज टू थिंग्स। अब ये सब चीजें हमें एनवायरनमेंट देता तो है, विदाउट इंटरप्शन हमको ये चीज दे रहा है जैसा कि डिमांड है, लेकिन दीज फंक्शन विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन फिर भी ये सब काम इसकी कैरिंग कैपेसिटी बताइए इतना ये कर सके। तो सबसे पहली बात, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो, यानी आपको जो निकालना है उससे वो हमेशा कम होना चाहिए रिसोर्सेज जनरेशन से, यानी जनरेशन ज्यादा होना चाहिए। आप पेड़ ज्यादा लगाएं बनिस्पत पेड़ जितना काटें, तो जनरेशन ज्यादा हो और उसके काटने की रेट हमेशा कम होनी चाहिए। जनरेशन ऑफ द वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन उतना ही हो जितना कि एनवायरनमेंट जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे ज्यादा करेंगे तो फिर पॉल्यूशन की समस्या हो जाएगी, जिससे आए दिन आप दिल्ली एंड बीजिंग के अंदर देखते रहते हैं कि वहां पॉल्यूशन की समस्याएं हो जाती हैं। सही है। इफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड देन एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स वाइटल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ लाइफ एंड इट लीड्स टू सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट क्राइसिस। अब अगर ऐसा हो जाए कि आप पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, ट्रीज ज्यादा लगा नहीं रहे हैं, इस कंडीशन में वहां फिर पॉल्यूशन ज्यादा होता है। और कई बार आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, बीजिंग के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नॉर्मल लाइफ को एक बार रोकना पड़ता है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, ट्रैफिक बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो इतना जो पॉल्यूशन है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो वो गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाती हैं। रीजन फॉर एनवायरनमेंट क्राइसिस। अब ये एनवायरनमेंट क्राइसिस तो हो गया, अब इसके रीजन क्या है? द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और जो उनका कंजम्पशन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है वो खूब स्ट्रेस देता है एनवायरनमेंट पे। मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड द वेस्ट
जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं ये इतना पॉल्यूशन करती हैं, इतना पॉल्यूशन करती है जिससे कि क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की जो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वही खत्म हो जाती है और वो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मीन द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। सही है, वो एनवायरनमेंट क्या करता है, आपकी सारी जो हानिकारक गैसें हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। द वेरियस रीजन फॉर एनवायरनमेंट क्राइसिस आर समराइज्ड। अब क्या क्या है, पहला द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, एक तो इसके कारण पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, और दूसरा इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन के कारण खूब सारी इंडस्ट्रीज बन रही है। अब ये जो इंडस्ट्रीज बनती हैं ये इंडस्ट्रीज बहुत पॉल्यूशन भी करती हैं और उस पॉल्यूशन से क्या होता है, क्राइसिस जो है वो आता है। आगे है द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज से जो है वो भी काफ़ी जो हमारे रिसोर्स है वो कंज्यूम हो रहे हैं और इनसे भी काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है। कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो गंदगी भी बढ़ेगी। डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। अब हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है तो उससे हमारी वाटर क्वालिटी, जो हमारी एयर क्वालिटी वो खराब हो रही है। और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस हो रहा है और हमारी हेल्थ पे भी जो है गलत असर पड़ रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई। सर हमारा डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट होने के कारण जो हमारे हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं और डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी हो रही है, तो इसकी जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करें ना ये बहुत हाई है। ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन इनके कारण हमें जो ये नुकसान हो रहे हैं, हमारे आज मेडिकल बिल्स बढ़ने लग गए हैं, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, तो रीजंस फॉर इसको भी अपन देखेंगे। तो लिखा है इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई। पहले लोगों के पास पैसा कम था तो डिमांड भी कम थी और सप्लाई ज्यादा थी। इन द अर्ली डेज सिविलाइजेशन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन सप्लाई। पॉपुलेशन वाज विद इन द अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वो भी लिमिटेड थी। रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन भी वो भी कम था, तो इसीलिए जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आई। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रेजेंटली डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इस कारण से प्रोडक्शन अब ज्यादा करना पड़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हो रहा है और खूब सारी इंडस्ट्रीज जो है बन रही है। इससे आपका जो है सप्लाई तो बढ़ गई बट उससे पॉल्यूशन बढ़ गया। तो ये जो रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप है, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट में बहुत डिग्रेडेशन आया है। सही है, अब हम देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ रहा है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ है और ओशियन है वो बढ़ रहा है। सही है, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज राइजन बाय 1.1 फारेनहाइट टू इसको कहते हैं 0.6 डिग्री एंड सी लेवल हैज राइजन रिवर्सल सेवरल इंचेस। अब सर ये इससे हमारे क्या फर्क पड़ा, बोल रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग। देखो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आर्टिक पर जो अंटार्कटिका सेंटर है हमारे, वहां जो है टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस जो है वो आपकी पिघलेगी। ठीक है, आइस पिघलेगी तो ऑब्वियस है आपका वाटर का लेवल बढ़ेगा, और वाटर जब बढ़ेगा, जब वाटर बढ़ेगा तो जो उसके कोस्ट एरियाज हैं जैसे बॉम्बे है या और भी जगह हैं वो पानी के किनारे हैं, पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो बॉम्बे जैसे जो आपके एरियाज हैं या जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो तो डूब सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा ग्लेशियर जिनसे कि पानी आता है, गंगा यमुना सब किसी ग्लेशियर से निकलती है। टेम्परेचर बढ़ने से वो ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघलेंगे तो खूब पानी हो जाएगा नदियों में, तो एक बार तो बाढ़ आ जाएगी, और जब सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो फिर आगे से तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बड़ा हार्मफुल सिग्निफिकेंस है। देन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? देखो सीधी सी बात है, बहुत सारी गैसेस हम आसमान में छोड़ रहे हैं ड्यू टू इंडस्ट्रीज, और इससे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बन रही हैं। इससे आपका वाटर वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, इन सब पे गलत असर जो है वो आपका पड़ रहा है। Among factors that may be contributing to global warming are, और many कौन कौन से रीजन है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ये जो है ये हमारी ओजोन को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। अब बिजली का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में तो कोल से ही ज्यादा होता है और कोल से इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे डिफॉरेस्टेशन,
जंगल जगह जगह काटे जा रहे हैं, जिससे कि जो जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करता था, उसके मामले में गड़बड़ आ गई। मीथेन गैस ज्यादा रिलीज हो रही है इन एनिमल वेस्ट एंड इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कंट्रीब्यूट। ज्यादा कैटल होने के कारण डिफोरेस्टेशन होने लग गया, मीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया, उससे हमें नुकसान हो रहा है। मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन अर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां ज्यादा होना लग गया। इससे क्या होता है? पानी बढ़ जाएगा। इससे स्टीप राइज इन द सी लेवल ऑफ कोस्टल फ्लडिंग, जो किनारे के जो एरिया हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी। हरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर, ज्यादा पानी होगा, ज्यादा तूफान वगैरह आएंगे। इंक्रीज इंसिडेंशियल ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस लाइक मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, चिकनगुनिया एटसेट्रा। There are the thousands of species like polar bear in danger for becoming extinct forever, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। जब वहाँ वो पोलर बियर तो रहता ही बर्फ में, जब बर्फ ही खत्म हो जाएगी तो बेचारा तो खत्म ही हो जाएगा। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन हमारी खत्म हो रही है। ओजोन एक लेयर है आकाश के अंदर, जो कि है ना सूरज से जो कॉस्मेटिक रेज आती हैं और या फिर जो भी हार्मफुल रेज आती हैं उनको रोक लेता है। अब ओजोन डिप्लीशन जो होगा, ओजोन डिप्लीशन रेफर टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द मैन मेड, इनको CFC गैसेस कहते हैं, है ना। और अदर फोर्सेस से क्या होता है? ओजोन लेयर जो है वो हमारी बेकार हो रही है। कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सर, ये ओजोन क्यों हो रही है, इस तरह से हमारा खराब क्यों हो रहा है ओजोन का? कि जो CFC गैसेज हैं विच इज यूज एज कूलिंग सब्सटेंस इन AC एंड रेफ्रिजरेटर। AC और रेफ्रिजरेटर के अंदर हम CFC गैसेज यूज करते हैं। ये CFC गैसेज जब धीरे धीरे लीकेज होती हैं, ये आसमान में जाती हैं और ओजोन लेयर को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, उनमें भी जो गैसेज यूज होती हैं वो भी आपका ओजोन लेयर को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाती है। मेन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन सबसे ज्यादा क्या होता है? इससे क्या होता है? ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो रेडिएशन जो है वो अर्थ तक आ जाएगा, जो कि ओजोन लेयर रोक लेता है एंड कॉजेज डैमेज और लिविंग और ऑर्गेनिज्म। और इससे क्या फर्क पड़ता है? यूवी रेडिएशन सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होने लग जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ओजोन उसको रोक लेता था, लेकिन अब वो नहीं रोक पाएगा तो स्किन कैंसर होगा। यूवी रेडिएशन लोअर प्रोडक्शन ऑफ पाइथोकेनाइन विच इफेक्ट अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। UV radiation can also influence the growth of टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो प्लांट वगैरह हैं उनका भी जो ग्रोथ होती है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के लिए, हार्मफुल रोकने के लिए, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को रोकने के लिए, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही है, एक वर्ल्ड वाइड कंसर्न है। इट हैज लेड टू अडॉप्शन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हिस्टोरिकल ट्रीटी है डिजाइन बाय मेंबर ऑफ यूएनओ ने की है ये फॉर पासिंग आउट CFC, जो CFC गैसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, विच इज सपोज टू द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का सबसे बड़ा रीजन CFC गैसेस हैं। अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द साइनिंग मेंबर जो भी इसके साइन करेंगे टू फ्रीज द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CFC, वो CFC को कंट्रोल करेंगे बाय द ईयर 2013 तक। इंडिया साइन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलॉन्ग विद द लंदन अमेंडमेंट ऑन 17/9/1992 अपन ने किया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ CFC इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है उस लेयर में तो ओजोन है, उसको वो कंट्रोल करता है और इससे ओजोन की रिकवरी जो है वो अपने आप होगी। सही है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे।
क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फ़ायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।